नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ लो यार। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोहम्मद गौरी। कैसे मोहम्मद गौरी का भारत में अटैक हुआ था और कहाँ-कहाँ उसने अटैक किया था। हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ आपको याद रखना है और कहाँ पे आप ज़्यादा इसको पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखो, ताकि मैक्सिमम एग्जाम्स में, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसी पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं और पूछते हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, अब कैसे कैसे हुआ था अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा अरब है, यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है। अब हम लोग जैसे पहले देखे थे, जैसे कि मोहम्मद महमूद गजनबी के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर महमूद गजनबी, जिसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझा रखा है सब कुछ, सारे इंसिडेंट्स को, तो वो देख के आए, ठीक है। तो महमूद गजनबी के बाद क्या हुआ था, मोहम्मद घौरी, ठीक है। मोहम्मद घौरी का शासन हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, चलिए जानते हैं। तो शुरू से समझते हैं। तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे एक इलाका है, यहाँ पे है गौर, ठीक है। यहाँ पे गौर का इलाका है जो कि अफ़गानिस्तान का इलाका है, और दूसरा इलाका है गजनी, ठीक है, ये भी अफ़गानिस्तान के है। यहीं पे दोनों क्या है, गौर भी है और गजनी भी है। और ये देखते हैं जो ब्लैक कलर से, ये मैं ब्लू कलर से लाइन कर रहा हूँ, ये है हमारा हिंदू कुश पर्वत। ये हमारा क्या है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, जो कि भारत के एक बाउंड्री है। इसका यहाँ पे दो दरा है, ठीक है, यहाँ पे दो दरा है। पहला है खालीवाड़ दरा, पहला है खैबार दर्रा, दूसरा है बुलंद दर्रा, ठीक है। पहला खैबार दर्रा, दूसरा है बुलंद दर्रा। दर्रा, तो दर्रा बोलते हैं इसको, मतलब एक तरह से एक जाने का जो पाथ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे अटैक हुआ था। तो बेसिक समझते हैं पहले। गयासुद्दीन बिन मोहम्मद बिन साम, ठीक है, ये रहता है बड़ा भाई, और इसका छोटा भाई रहता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। दो भाई रहते हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम और सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। तो बड़ा भाई क्या करता है कि गौर पे अटैक करता है, ठीक है, 1163 में, और गौर को जीत लेता है। फिर 10 साल के बाद यानी 1173 में अटैक करता है कहाँ, गजनी पे, और गजनी को जीत लेता है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो इसका छोटा भाई है सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसी का नाम मोहम्मद गौरी है ना। कैसे है मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे उसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ा। तो क्या करता है बड़ा भाई जो है, वो गौर और गजनी दोनों को जीत लेता है। गौर को कब जीतता है, 1163 में, और 1173 में यानी 10 साल बाद गजनी को जीत लेता है। अब गजनी को जीत के क्या करता है, मोहम्मद गौरी को दे देता है, यानी सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसका बाद में नाम पड़ा मोहम्मद गौरी, उसको क्या कर देता है, बोला है कि तुम गजनी पे अटैक रूल करो, मैं गौर पे रहूंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब कुछ समय बाद क्या होती है कि बड़े भाई यानी गयासुद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो अब दोनों जगह यानी गौर और गजनी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, वो आ जाती है छोटे भाई यानी सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम पे। तो क्या हुआ था कि बात करते हैं कि अब दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पहला गौर और दूसरा गजनी, दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, वो आ जाती है मोहम्मद गौरी पे। तो जो मोहम्मद गौरी गौर पे चला गया ना, तो गौड़ यानी गौड़ मतलब गौरी, तो तभी उसका नाम पड़ गया मोहम्मद गौरी। जब उसने गौर और गजनी दोनों का, पहले क्योंकि गजनी में था मोहम्मद गौरी, तो फिर उसको गौर का भी शासन संभालना पड़ा, तो इसलिए उसका नाम वहाँ पे पड़ गया मोहम्मद गौरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने अटैक कैसे कैसे किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोहम्मद गौरी को भी पता लगा कि अरे भारत पे अटैक करते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत के पास बहुत पैसा है, बहुत सोना चांदी है, चलो भारत को लूट के लाते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने प्लानिंग किया कि हाँ चलो भारत को लूटते हैं। तो सबसे पहला जो मोहम्मद गौरी ने था भारत पे अटैक किया, इस खैबार दर्रा, ठीक है, इस दर्रा से होते हुए मोहम्मद गौरी ने पेशावर और मुल्तान दोनों पे, पहले पेशावर पे अटैक किया, पेशावर को जीता, फिर मुल्तान पे अटैक किया, मुल्तान को जीता, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा मोहम्मद गौरी के अटैक्स कब कब हुए थे। तो सबसे पहले 1175 एडी में मोहम्मद गौरी ने कहा गया, मुल्तान के किंग यानी करमाथी, मुल्तान के किंग करमाथी पे अटैक किया, और वो जगह जीत लिया। कौन सा जगह जीत लिया, करमाथी कौन थे, मुल्तान के किंग थे,
और उसने कब्जा कर लिया, किस पे, पेशावर और मुल्तान दोनों पे कब्जा कर लिया। कब? 1175 में। तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। अब बात करते हैं, मोहम्मद गौरी सोचा कि ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने तो क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को अटैक किया था, वहाँ के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया था, ठीक है। तो सोचा कि चलो सोमनाथ मंदिर में ही अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सोना चांदी जवाहरात है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे संपत्ति है। तो उसने प्लान किया कि चलो अब चलते हैं गुजरात के पास जो सोमनाथ मंदिर, वहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि गुजरात के जो लोग थे वो काफ़ी क्रोधित थे, काफ़ी गुस्से में थे कि इस बार आने दो, इस बार कोई भी मुस्लिम आता है यहाँ पे तो सबको ख़त्म कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसी को यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को यहाँ पे आने भी नहीं देंगे यहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे ही मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है, गुजरात के लोग तो काफ़ी गुस्से में रहते हैं कि इस बार तो कोई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे पहले महमूद गजनवी अटैक किया था, तो उसके जो वहाँ उस टाइम में वहाँ पे राजा जो थे, भीम प्रथम यानी भीम फर्स्ट, वो भाग गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मोहम्मद महमूद गजनवी के लिए आसान हो गया था अटैक करना, ठीक है। तो दोबारा जब आता है मोहम्मद गौरी, तो उसको उतना पता नहीं रहता है कि ऐसा-ऐसा लोग हैं। तो ऐसे-ऐसे अब आगे इतने लोग क्रोधित हैं, इतने ज़्यादा लोग गुस्से टेंशन में हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फायर्स एनर्जी बढ़ गया था लोगों के अंदर में, ठीक है। और ये बढ़ाने वाली कौन थी? ये थी भीम सेकंड, यानी अभी के जो राजा है भीम सेकंड, उनकी माताजी। उनकी माताजी क्या करती है, सब में पूरे मोटिवेट करती है पूरी जनता को, पूरे आर्मी को, कि इस बार नहीं छोड़ना है इन लोगों को, इस बार आक्रमण नहीं करने देना, जितने भी आएँगे सबको मारना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी आता है इस बुलंद दर्रा से, ठीक है, अटैक करता है कहाँ, गुजरात पे, सोमनाथ मंदिर के पास। तो कहाँ पे अटैक करता है वो, सोमनाथ मंदिर के पास अटैक करता है मोहम्मद गौरी। और जैसे ही अटैक करता है तो पहले ही से पता रहता है उन लोगों को कि मोहम्मद गौरी आने वाला है। तो मोहम्मद गौरी को इस पर खदेड़ खदेड़ के मारा जाता है, ठीक है। मार मार के सबको मार दिया जाता है, सबको भगा दिया जाता है, जितनी मोहम्मद गौरी की सेना आती है सबको मार दिया जाता है। तो दूसरा डेट हम लोग को याद रखना है कि कब आया था दूसरी बार मोहम्मद गौरी। पहली बार आया था 1175 में, दूसरी बार आया था 1178 में, ठीक है। 1178 1178 ईस्वी में आया था मोहम्मद गौरी, जो कि भीम सेकंड वहाँ के जो राजा थे उस टाइम पे गुजरात के, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से आते थे, ठीक है, सोलंकी वंश से आते थे। भीम सेकंड वो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी को बहुत पछता आत्मग्लानि होती है कि यार कैसे हो गया ये, मैं कैसे हार गया, यहाँ के लोग तो मुझे बहुत मारे, बहुत पीटे, ठीक है। फिर मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है, कहाँ चला जाता है, वो वापस चला जाता है अपना, अब वहाँ पे गजनी और गौरी में, गौड़ में, ठीक है, वो अपना वापस लौट जाता है काम। अब तीसरी बार मोहम्मद गौरी आता है पूरी प्रिपरेशन के साथ 1191 में, ठीक है। अब इसने सोचा कि अब तो मैं जो नीचे का एरिया है, बुलंद दर्रा, यहाँ से तो कभी नहीं जाऊँगा, माफ़ करो मुझे। अब मैं ऊपर से अटैक करूँगा, खैबर दर्रा जो है यहीं से अटैक करूँगा। तो क्या होता है कि अब सोचता है कि मैंने तो पेशावर और मुल्तान अटैक हासिल कर ही चुका हूँ। अब मैं अटैक करूँगा भटिंडा पे, ठीक है? जो यहाँ मुल्तान के नीचे है, पंजाब के इलाका के पास है भटिंडा, ठीक है? भटिंडा पे अटैक करूँगा और भटिंडा की जो फोर्ट है वो किसके अंदर आता था उस समय? पृथ्वीराज चौहान के अंदर आता था, ठीक है? तो मोहम्मद गौरी प्लानिंग किया कि चलो भटिंडा पे अटैक करते हैं। तो क्या हुआ कि 1191 में तो मोहम्मद गौरी सोचा कि चलो भटिंडा पे अटैक करते हैं। लेकिन उस समय वहाँ के राजा थे, सारे राजपूत एक जगह एक साथ हो गए और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार मार के भगा दिया। और जैसे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारने ही वाला था कि जो वहाँ के उसके मोहम्मद गौरी के जो सिपाही थे बख्तियार खिलजी, उसने सेव कर लिया मोहम्मद गौरी को किसी तरह से, लेकिन मोहम्मद गौरी जान बचा के भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो ये जो बैटल था जो 1191 में हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना होगा। ये तराइन कहाँ पे, हरियाणा के इलाका के पास है तराइन, ठीक है। 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, तो याद रख लो इसको, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया। वो जाके सोचा कि नहीं, अगली बार आऊँगा तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तब तक क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत के सीन में चले गए। उनका लव अफेयर होने लगा कन्नौज की राजकुमारी से, संयोगिता से। तो पृथ्वीराज चौहान का जो अफेयर है, वो कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से होने लगा। लेटर जाने लगे, इधर से उधर अफेयर होने लगा, ठीक है।
तो और ये किसकी बेटी रहती है संयोगिता? ये रहती है राजा जयचंद की बेटी, ठीक है? संयोगिता जो है राजा जयचंद की बेटी होती है और राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपस में क्या रहता है? दुश्मनी रहता है, ठीक है? ये दोनों में आपस में क्या रहता है? दुश्मनी रहता है। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद में। और राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का अफेयर रहता है। अब क्या हुआ कि किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगा के शादी कर लिया संयोगिता के साथ और आराम से महल में एक कमरे में घुस के और मतलब आराम से टाइम स्पेंड करने लगे संयोगिता के साथ, ठीक है? अब इनको थोड़ा-सा भी ये एहसास नहीं था कि उधर मोहम्मद गौरी कितना प्लानिंग कर रहा है हराने का, कितना सेना बनाने का, सबको ट्रेनिंग करने का, पूरा एकदम अपने पूरा 100% दे रहा है वो कि अगली बार तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के ही जाऊँगा, ठीक है? अब क्या होता है मोहम्मद गौरी फिर अटैक करता है 1192 में। कब अटैक करता है? 1192 में अटैक करता है, जिसको नाम हम लोग देते हैं बैटल ऑफ तराइन सेकंड, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है? तो तराइन का दूसरा युद्ध बैटल ऑफ तराइन क्या होता है इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर देता है। अब जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलता है कि यार मोहम्मद गौरी आ चुका है, लेकिन अब जब पता चलता है कि मोहम्मद गौरी अटैक करने वाला है, अब ये पृथ्वीराज चौहान अपने कमरे में बंद है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। अब इनको कोई मतलब ही नहीं है। जब इनको खबर पहुँचाया जाता है कि सर सुल्तान या फिर किंग देखो ये मोहम्मद गौरी अटैक करने वाला है, तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं अच्छा चलो मोहम्मद गौरी को इस बार बताते हैं, उसको इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान बिना किसी उतने अच्छे प्रिपरेशन के साथ मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। अब देखते हैं कि अरे यार मोहम्मद गौरी का सेना इतना बड़ा है। अब वहाँ पे ठंडा हो जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है पृथ्वीराज चौहान की उस समय क्या मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसको क्या करता है काबुल ले जाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, ठीक है? ये खत्म हो जाता है 1192 जिसको याद रखना होगा बैटल ऑफ तराइन सेकंड। अब बात करते हैं 1194 में। अब जो चंदावर का युद्ध होता है इसमें क्या होता है 1194 में होता है चंदावर का युद्ध जो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है राजा जयचंद को हरा देता है। कौन राजा जयचंद? वही राजा जयचंद जो कि कन्नौज का किंग है जिसकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान शादी करते हैं संयोगिता से, ठीक है? वही राजा जयचंद जिससे पृथ्वीराज चौहान का दुश्मनी रहता है। तो चंदावर का युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी जीतता है, राजा जयचंद को भी हरा देता है, ठीक है? ये थे इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे कि मोहम्मद गौरी ने कब-कब इंडिया पे अटैक किया था और कब-कब जीता था। तो सबसे पहला किया था 1175 में, ठीक है? जो कि कब्ज़ा किया था कहाँ पे? पेशावर और मुल्तान में। दूसरा 1178 में जो कि हार गया था, 1191 में भी हार गया था। जीता कब-कब था वो याद रखना 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया था और तीसरा आखिरी था 1194 में जिसमें चंदावर का युद्ध था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीता है और राजा जयचंद को हरा देता है। ये आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि गौरी तो सोचा कि ठीक है मैं तो गौड़ पे ही शासन करूँगा, मैं तो गौड़ ही रहूँगा। लेकिन मैंने जो इलाका जीता है, भारत का जो इतना इलाका जीता है, उसका क्या करूँ? वो किसको दूँ? तो वो डिसाइड करता है कि मैं जो अपने ये भारत में मैंने जो जीता है इलाका, वो मैं अपने गुलामों में बाँट लूँगा, ठीक है? अपने गुलामों को उनके स्लेव था उनको बाँट दूँगा। तो उनका जो फ़ेवरेट गुलाम रहता है, जो मन पसंदीदा गुलाम रहता है उनका, वो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको दिल्ली और लाहौर का जो जगह है, इलाका है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा इलाका जो मिलता है, वो मिलता है कुबाचा को। कौन-सा इलाका? जो सिंध प्रांत का जो इलाका था, सिंध प्रांत जो यहाँ का आपको बताया था कि जो यहाँ पे सिंध प्रांत है, इस एरिया में, ठीक है? यहाँ का जो इलाका है, वो दे दिया जाता है कुबाचा को, ठीक है? अब तीसरा जो उनके जो गुलाम रहते हैं यालदोज, उनको दे दिया जाता है गजनी और ईरान का। बोले कि तुम जो काम करो, तुम ये अपना इलाका जो है गजनी ईरान का अपना इलाका ये सँभालो, ठीक है? तो ये इलाका जो था वो किसको दे दिया जाता है? यालदोज को, जो तीसरा उनका फ़ेवरेट स्लेव रहता है, गुलाम रहता है, ठीक है? अब बख्तियार खिलजी जो आखिरी में बचा, ठीक है? अब ये सोचता है इसको तो मोहम्मद गौरी बोलता है कि बख्तियार खिलजी तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो बोले सुल्तान बताइए क्या काम करना होगा? तो तुमको बंगाल जाना होगा और बंगाल पे जाके अटैक करना होगा और वहाँ से क्या करना होगा बंगाल के राजा को हरा के और उस इलाका पे अपना कब्जा कर लो। तो बोला यस। बख्तियार खिलजी पूरी सेना के साथ जाता है, बंगाल पे अटैक करता है, बंगाल को जीतता है और और ये बख्तियार खिलजी यही इंसान है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था, ठीक है? ये यही बख्तियार खिलजी है। तो ये भी आपको याद रखना होगा।
अब बात करते हैं कि क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है? उस समय जो कैपिटल है ना, वो अपना लाहौर को बनाता है, ठीक है? तो लाहौर को कैपिटल बनाने की वजह से वो लाहौर को अपना कैपिटल वहाँ पे रूल करता है, तो उसको दिल्ली सल्तनत का पहला जो है, वो फाउंडर नहीं बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला फाउंडर किसको बोला जाता है? उसी के गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम जो है इल्तुतमिश। वो क्योंकि वो दिल्ली से रूल कर रहा था, दिल्ली उस समय कैपिटल बना होता। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला फाउंडर है, एक्चुअल फाउंडर है, वो हम लोग बोलेंगे इल्तुतमिश को। और आगे हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कैसे-कैसे सीन हुए थे, क्या कौन-कौन सा किसको-किसको गद्दी मिली थी, राजगद्दी और कब-कब मिली थी। तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय-बाय।